हाँ, तेलंगाना के राज्यपाल श्रीमान नरसिम्हन गारू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रशेखर राव गारू, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी वेंकैया नायडू गारू, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु गारू, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अनंत कुमार गारू, श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय गारू, श्रीमान पीयूष गोयल गारू, राज्य विधानसभा परिषद के अध्यक्ष श्रीमान के स्वामी गौड़ गारू, तेलंगाना के सिंचाई मंत्री श्रीमान टी हरीश राव गारू, स्वास्थ्य मंत्री श्री लक्ष्मण रेड्डी गारू, परिवहन मंत्री श्रीमान महेंद्र रेड्डी गारू, ऊर्जा मंत्री श्रीमान जगदीश रेड्डी गारू, राज्य विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी गारू, संसद में मेरे साथी डॉक्टर केशव राव गारू, संसद के मेरे साथी श्रीमान जितेंद्र रेड्डी गारू, सांसद श्री कोठा प्रभाकर रेड्डी गारू, श्रीमान वेमुला प्रशांत जी, श्रीमान के राजमणि गारू, श्री राजीव शर्मा जी और विशाल संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाई और बहनों, సోదరం సోదరి మానులారా, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తరువాత మొదటిసారి ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. తెలంగాణ ప్రజలందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तेलंगाना बनने के बाद ये मेरी पहली विजिट है और हिंदुस्तान में तेलंगाना सबसे छोटी उम्र का राज्य है. सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन 2 साल की इतनी छोटी आयु में तेलंगाना ने जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, जन सामान्य की आवश्यकताओं के लिए जिस प्रकार से कदम उठाए हैं, उससे मुझे विश्वास है कि जिस इरादे से तेलंगाना बनाया गया, तेलंगाना के लोग, तेलंगाना की सरकार उन सारे सपनों को पूरा करके रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है. आज मुझे पंचशक्ति के दर्शन हुए. इस पंचशक्ति में शरीक होने का अवसर मिला, जिसमें पानी भी है, प्रकाश भी है, परिवहन भी है,
एक साथ 5 प्रकल्प, और वो भी भारत सरकार और तेलंगाना सरकार मिलकर के। और यही तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। एक समय था भारत में हमेशा केंद्र और राज्य के बीच तनाव की भाषा का उपयोग होता था। आज ऐसा वक्त आया है कि केंद्र और राज्य मिलकर के भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। अभी पार्लियामेंट में आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक रिफॉर्म का काम हुआ, और उसमें श्रीमान चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी ने भरपूर समर्थन किया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज मैं यहां देख रहा हूं कि भारत सरकार और तेलंगाना मिलकर के बिजली का काम हो, फर्टिलाइजर का काम हो, रेल का काम हो, पानी का काम हो, एक साथ मिलकर के बढ़ने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। यही रास्ता है जो देश को आगे बढ़ाएगा। और मैं एक बात कहूंगा, चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे जितनी बार मिले हैं, हर बार उन्होंने तेलंगाना के विकास की बातें की हैं। हर बार उन्होंने पानी के विषय में इतने इमोशनल होकर के वो बातें करते थे, ऐसा लग रहा था कि पानी जैसे उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मिशन बन गया है। एक बार मेरे पास आए, बोले मोदी जी मैंने मेरी टीम गुजरात भेजी थी और कच्छ में आपने कैसे पानी पहुंचाया है उसका अध्ययन करने के लिए गए थे, और जहां जहां पानी का अच्छा काम हुआ है मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं, और मैं पूरे तेलंगाना में पीने के पानी के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाऊंगा और घर घर पानी पहुंचाऊंगा। कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि संसाधनों से योजनाएं सफल होती हैं। ये सही है कि संसाधन तो लगते ही लगते हैं, लेकिन सिर्फ संसाधनों से सफलताएं नहीं मिलती, संकल्प भी होना चाहिए। और जब संकल्प होता है तो जन सामान्य जुड़ जाता है और तब जाकर के सफलता प्राप्त होती है। आज काम का शुभारंभ हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि काम आगे बढ़ेगा। भारत सरकार ने भी एक सपना देखा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हमारे देश के किसान को अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है। और इसलिए पूरे देश में
पहुंचाना एक बृहद काम, जहां जहां वाटर रिसोर्सेज हैं, जहां जहां कैचमेंट एरिया है, जहां जहां कमांड एरिया है और सालों से अटकी पड़ी योजनाएं हैं। पिछले दिनों हमने कैबिनेट में इन योजनाओं का निर्णय किया है, जो आने वाले दिनों में देश के किसानों को पानी पहुंचाने की दिशा में एक अहम भूमिका अदा करेगा। भारत का गांव, भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर, यह हमारी आर्थिक ताकत है। उस ताकत को बल देना, उस पर हम प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, तेलंगाना की धरती से देशवासियों को भी कहना चाहूंगा, जब पानी होता है तो हमें कभी पानी का मूल्य समझ नहीं आता है। बहुत प्यास लगी हो और दूर तक कहीं पानी नजर ना आता हो तो इंसान का हाल क्या होता है, जब पानी नहीं होता है तब पता चलता है। लेकिन जब पानी होता है तब सबसे ज्यादा उदासीनता उसके प्रति होती है। और इसलिए यह हमारा नागरिक धर्म है कि हम पानी को बचाएं। अगर पानी बचेगा तो पानी पहुंचेगा, और अगर पानी पहुंचेगा तो एक नई जिंदगी प्राप्त होती है। और इसलिए वर्षा का एक एक बूंद पानी कैसे बचाया जाए। आप में से किसी को अगर पोरबंदर महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर जाने का सौभाग्य मिला हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कभी जाने का मौका मिले तो वहां एक बात जरूर देखिए। कहां पर महात्मा गांधी जन्मे थे वहां तो आप नमन करेंगे, फूल भी चढ़ाएंगे, लेकिन वहां पर आज से 200 साल पहले वर्षा का पानी बचाने के लिए हर घर में क्या व्यवस्था रहती थी, जमीन में पानी का कैसा टैंक रहता था, साल भर पानी खराब न हो जाए उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी होती थी। 200 साल पुरानी वो व्यवस्था आज भी महात्मा गांधी के जन्म स्थान को देखने जाएंगे तो देखने को मिलती है। 200 साल पहले पानी का संकट नहीं था, उस समय भी हमारा लोग पानी के महत्व को समझते थे। और आज तो पूरी दुनिया पानी के संकट से गुजर रही है, तब हमारा दायित्व तो और ज्यादा बढ़ जाता है। और इसलिए इस योजना के तहत सिर्फ पानी पाने का आनंद नहीं होना चाहिए, पानी को प्रसाद की तरह ఒక్కసారి గట్టి చప్పట్లతో ఇక్కడి నుంచి అభినందనలు తెలియజేద్దాం. बिजली की कमी से जूझते थे, शॉर्टफॉल था। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत सरकार और हमारे पीयूष गोयल जी और उनके मंत्रालय ने 2 साल में ऐसी
स्थिति पैदा की है कि जो राज्य बिजली के कमी के कारण परेशान थे, ऐसे राज्यों को भी बिजली सरप्लस स्टेट बना दिया गया है। अगर इरादा नेक हो, सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का इरादा हो, तो समस्याओं के समाधान भी निकल आते हैं। और अभी पीयूष जी मुझे बता रहे थे कि पहले अगर तेलंगाना को बिजली खरीदनी होती थी तो 1 यूनिट का करीब 11 साढ़े 11 रुपया लगता था। 1 यूनिट का 11 साढ़े 11 रुपया। भाइयों बहनों, आज भारत सरकार ने जिस प्रकार से बिजली में रिफॉर्म किए, बिजली के उत्पादन को बढ़ाया, ट्रांसमिशन लाइन में खर्चा किया, सारा संतुलित कारोबार किया, उसका परिणाम यह है कि आज कुछ समय पहले जो बिजली 1 यूनिट 11 साढ़े 11 रुपये में मिलती थी, आज अभी इसी तारीख 1 रुपया 10 पैसे में मिलती है। राज्य के खजाने के कितना पैसा बचेगा, राज्य के खजाने में पैसा आएगा, वो राज्य के गरीब लोगों की भलाई के लिए कितना काम आएगा, इसका आप भली भांति अंदाज कर सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, बिजली में हम न्यूक्लियर पावर पर बल दे रहे हैं, हाइड्रो पर बल दे रहे हैं, सोलार पर बल दे रहे हैं, क्योंकि पानी, प्रकाश इस जिंदगी की सबसे बड़ी अनिवार्यता होती है। और दोनों चीजें परमात्मा से मिलती है। पानी भी परमात्मा की कृपा से आता है और प्रकाश भी सूरज देवता की कृपा से आता है। और इसलिए सोलर एनर्जी पर बल दिया है। मैं अभी मुख्यमंत्री जी से बात करते बता रहा था कि आपका जो पानी पहुंचाने का प्रयोग है, इसको सोलर एनर्जी के साथ अटैच कीजिए, ताकि पानी पहुंचाने का पूरा प्रयोग बिजली के खर्च से मुक्त हो जाएगा, तो वो इकोनॉमिकली वायबल बनाने में सुविधा होगी। एक जमाना था देश में 1000 मेगावाट से भी कम सोलर एनर्जी थी। 1000 से भी कम। आज 2 साल के भीतर भीतर वो 3000 मेगावाट से भी ज्यादा हो गई है। काम की गति कितनी तेज है, काम का क्वांटम कितना बड़ा है, इसका आप अंदाज कर सकते हैं भाई। आज यहां बहुत वर्षों से जिस रेल लाइन की आप मांग कर रहे थे, आज उस रेल लाइन का शिलान्यास हो रहा है। कितने ही प्रधानमंत्री आके गए, अपने भी आए, बाहर के भी आए। हर बार हर सांसद ने इस रेल लाइन के लिए हर सरकार से मांग की, लेकिन कभी भी दूर दूर तक रेल नजर नहीं आई। आज के युग में विकास के लिए कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिक रूप है और इसलिए हम पूरे देश में आर्थिक विकास को और रेल कनेक्टिविटी को जोड़ करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं।
पहले तो रेल की स्थिति ऐसी थी कि 4 एमपी इकट्ठे होकर के जरा आवाज करें तो रेल मंत्री कह रहे थे अच्छा ठीक है 1 डब्बा तुम्हें दे देंगे। 4 एमपी और मिल जाए तो कह देते थे ठीक है यहां पर तुमको एक स्टॉपेज दे देंगे। रेल ऐसे ही चलती थी। हमने आमूलचूल परिवर्तन किया। देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, जन सामान्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, रेल का रेशनलाइज करते हुए रेल को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और आज वो उस योजना के तहत रेल का प्रोजेक्ट तेलंगाना की लंबे अरसे की मांग थी, इसको आज हम पूरा कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कोई अगर रुकावट नहीं आई तो समय सीमा में इस रेल प्रोजेक्ट को भी पूरा कर देंगे और यहां के जन सामान्य की आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर देंगे। आज तेलंगाना के इतिहास में पहली बार और सबसे पहला फर्टिलाइजर का कारखाना उसका शिलान्यास हुआ है। तेलंगाना के पास फर्टिलाइजर का कोई कारखाना नहीं है। किसान को यूरिया चाहिए, किसान को खाद चाहिए। अगर खाद का उत्पादन नहीं होगा तो खाद की बढ़ती हुई मांग है, फर्टिलाइजर की बढ़ती हुई मांग है, उसका हम पूरा नहीं कर सकते। पहले किसानों को खुश करने के लिए फर्टिलाइजर में इतनी सब्सिडी देंगे ऐसी घोषणाएं होती थी, अखबारों में छप जाती थी, चुनाव निकल जाते थे, राजनेताओं का काम हो जाता था, लेकिन मेरा किसान वहीं का वहीं रह जाता था। क्यों? सब्सिडी की घोषणा तो होती थी, लेकिन फर्टिलाइजर ही नहीं मिलता तो सब्सिडी कहां मिलेगी? यही कारोबार चल रहा था। भाइयों बहनों, हमने बल दिया है किसान को फर्टिलाइजर पहुंचाना, और किसान काले बाजारी में, ब्लैक मार्केट में फर्टिलाइजर खरीदने के लिए मजबूर होता था, यूरिया खरीदने के लिए मजबूर होता था। कुछ प्रदेशों में तो रात रात से फर्टिलाइजर खरीदने के लिए लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता था। कभी कभी पुलिस लाठीचार्ज करती थी और तब भी फर्टिलाइजर नहीं मिलता था। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो ज्यादातर मुख्यमंत्रियों की मुझे चिट्ठी पहली जो मिली, वो चिट्ठी क्या मिली कि साहब सीजन है, यूरिया की कमी पड़ रही है, हमारे राज्य को इतना यूरिया दीजिए। करीब करीब सभी राज्य प्रधानमंत्री को यूरिया के लिए चिट्ठी लिखते थे। आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं और मेरे किसान भाइयों बहनों के सामने सर झुका करके कह सकता हूं कि पिछले 1-2 साल से किसी भी मुख्यमंत्री को यूरिया के लिए चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ी है। हमारे श्रीमान अनंत कुमार जी के नेतृत्व में फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हम एक नई क्रांति लाए हैं। नीम कोटिंग यूरिया, इसके कारण यूरिया में वो ताकत आई है जो जमीन का लाभ करती है, जमीन का भला करती है। नीम कोटिंग के कारण यूरिया में वो ताकत आई है जिसके कारण यूरिया की जो चोरी होती थी और केमिकल फैक्ट्रियों में चला जाता था, सब्सिडी का बिल फटता था किसानों के नाम पर, कुछ लोगों के जेब में सब्सिडी चली जाती थी और फर्टिलाइजर केमिकल वालों के कारखाने में सस्ते दाम पहुंचता था और वो अपना केमिकल बना करके दुनिया में बेचते थे। किसान बेचारा वहीं का वहीं रह जाता था। नीम कोटिंग करने के कारण
अब कोई केमिकल फैक्ट्री वाले के लिए 1 ग्राम यूरिया भी काम नहीं आ सकता है। भ्रष्टाचार भी गया, चोरी भी गई, सरकारी खजाना लूटा जाता था वो भी बंद हो गया और किसान को यूरिया आसानी से मिलना शुरू हो गया। आजादी में पहली बार फर्टिलाइजर के दाम कम हुए, एक एक बोरी पर 200 रुपया, 250 रुपया पहली बार संभव हुआ। भाइयों बहनों, अगर समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, किसानों के गांव की भलाई के लिए काम करते हैं, तो किस प्रकार से परिवर्तन लाया जा सकता है? अगर यूरिया इसी को एक केस स्टडी बना करके कोई स्टडी कर ले तो उसको ध्यान में आएगा कि एक अच्छी सरकार होती है। और जैसे अभी चंद्रशेखर राव भारत सरकार की ईमानदारी की भरपूर तारीफ कर रहे थे, वे स्वयं भारत सरकार में रहे हैं, उन्होंने भारत सरकार को निकट से देखा है और वे भारतीय जनता पार्टी के नहीं है और वो कह रहे हैं कि सालों के बाद दिल्ली में एक ईमानदार सरकार बैठी है, उसका परिणाम ही आता है, उसका परिणाम भी आता है। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी कृषि को हमने बहुत ही बदलाव की आवश्यकता है। ये फर्टिलाइजर वगैरह एक रास्ता है, लेकिन हमें हमारी इस धरती माता की तबीयत का भी तो ख्याल करना पड़ेगा। अगर ये धरती माता बीमार रही तो कितने ही नए नए संशोधन होंगे, लेकिन कभी न कभी ये मां हमसे रूठ जाएगी। और किसान के लिए तो धरती मां से बड़ी कोई मां नहीं होती। और इसलिए हमने सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा इस धरती माता के स्वास्थ्य की चिंता की है। उसकी कमियां हो तो कैसे पूर्ण किया जाए, उसकी शक्ति है तो कैसे उपयोग किया जाए, उस पर बल देने का प्रयास किया है। इन दिनों गाय के नाम पर बड़ी चर्चाएं चल रही है, लेकिन हिमाचल के हमारे गवर्नर साहब हैं, वो स्वयं कृषि में अनेक प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बड़ा अभियान उठाया है हिमाचल में। जो गायें लोगों ने छोड़ दी हैं, ऐसी गायों को वो पकड़ पकड़ करके किसानों को दे रहे हैं। दूध नहीं देने वाली गायें किसानों को दे रहे हैं और किसानों को कहते हैं कि आप अपनी खेती के साथ गाय को जोड़ दीजिए। गाय का मलमूत्र, गाय आपकी खेती में एक नई ताकत देगी। उन्होंने स्वयं ने प्रयोग किए हैं, सफल प्रयोग किए हैं। और इसलिए जो भी गौ भक्ति में विश्वास करते हैं, जो भी गौ सेवा में विश्वास करते हैं, इन सबसे मेरा आग्रह है कि हम गाय को कृषि के साथ जोड़ें, एग्रीकल्चर के साथ गाय को जोड़ें। गाय कभी भी बोझ नहीं बनेगी। और महात्मा गांधी गाय के लिए एक बढ़िया बात बताते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारी मां हमें बचपन में कुछ समय तक दूध पिलाती है, हमें पालती है, लेकिन गाय मां हमें जीवन भर दूध पिलाती है और हमारा पालन पोषण करती है। गाय मां आगे भी, मृत्यु के बाद भी मनुष्य के काम आती है। जिस प्रकार से पेड़ और पौधे एक वेल्थ है, संपत्ति है,
वैसे हमारे कैटल भी वेल्थ है, संपत्ति है, उसका एक उचित रूप से आयोजन करके राष्ट्र की आर्थिक विकास में उसको जोड़ने की आवश्यकता है। और कभी कभी चिंता भी सताती है। जो लोग समाज के ताने बाने तोड़ने पर तुले हुए हैं, जो लोग समाज को तहस नहस करने पर तुले हुए हैं, जो लोग हिंदुस्तान की एकता की बात से परेशान होते हैं, ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग गौरक्षा के नाम पर समाज में टकराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसे फेक, ऐसे नकली गौरक्षकों से सावधान हो जाइए। मैं राज्य सरकारों से भी कहता हूं कि हमारी कृषि को बचाने के लिए, हमारे किसान को बचाने के लिए, हमारे गांव को बचाने के लिए, और जो बात विनोबा भावे कहते थे, जो बात महात्मा गांधी कहते थे, जिस गौरक्षा के लिए विनोबा जी ने आमरण अनशन किया था, जिस गौरक्षा के लिए भारत के संविधान में निर्देश है, उस गौरक्षा की बात, जिस बात को गांधी ने माना हो, वो गलत नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो नकली गौरक्षक है, इनको गाय से लेना देना नहीं है, वे समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। और इसलिए मैं सरकारों को कहना चाहता हूं कि आप भी ऐसे नकली गौरक्षकों की छानबीन कीजिए, उन पर कठोर कार्रवाई कीजिए, और साथ साथ मैं सच्चे गौ भक्तों को प्रार्थना करना चाहता हूं, सच्चे गौ पूजकों को प्रार्थना करना चाहता हूं, सच्चे गौ सेवकों को प्रार्थना करना चाहता हूं, आप भी सजाग रहिए। कहीं आपका ये उम्दा काम मुट्ठी भर लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए तबाह न कर दें। ऐसे लोगों को एक्सपोज करने में आप भी आगे आइए। ऐसे लोगों की इस प्रकार की प्रवृत्ति करने से खुला कर लीजिए समाज के सामने उनको, ताकि ऐसे लोगों की हरकत न चले। भाइयों बहनों, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, विविध मान्यताओं से भरा हुआ देश है, अनेक सांप्रदायिक मान्यताओं से चलने वाला देश है। देश की एकता, अखंडता, यह हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है, और इसलिए इसको परिपूर्ण करने के लिए हम सब देशवासियों ने सकारात्मक रूप से गौ सेवा करे, गौ भक्ति करे, गौ पूजा करे, गौ संवर्धन करे। वो तो राष्ट्र की संपत्ति में बढ़ावा करता है, वो राष्ट्र के लिए संकट पैदा नहीं करता है। लेकिन नकली लोग देश को और समाज को तबाह कर देते हैं। उनके सामने जागरूक होने की जरूरत है। ऐसे लोगों को आइसोलेट करने की जरूरत है, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है, ऐसे लोगों को दंडित करने की जरूरत है। तब जाकर के हम सब शान से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। भाइयों बहनों, हर समस्या का समाधान एक ही बात में है, विकास। हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति सिर्फ और सिर्फ विकास के मार्ग से होगी। आज मुझे खुशी है कि राज्यों और राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा हो रही है। हर राज्य को लगता है कि मैं उस राज्य में आगे निकल जाऊं। ये तंदुरुस्त स्पर्धा देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।
और इसलिए मैं सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को आह्वान करता हूं, आइए राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा करें, राज्य और केंद्र के बीच विकास की स्पर्धा हो, हर गांव गली मोहल्ले में विकास की स्पर्धा हो। उसने इतना किया, मैं इतना करके दिखाऊंगा, उसने इतने में किया, मैं इससे भी कम करके दिखाऊंगा, उसने इतना अच्छा बनाया, मैं इससे भी बेहतर बना के कर दूंगा। ये वातावरण बनाने का प्रयास। फिर एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं। जितने विषय उन्होंने रखे हैं, मैं तेलंगाना वासियों को विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली सरकार विकास के हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ चलेगी। हम मिलकर के विकास की नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। अब दिल्ली आपके लिए दूर नहीं है। आपका हैदराबाद जितना आपका है, दिल्ली भी उतना ही आपका है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।